Good afternoon, everyone. We are back with newspaper analysis of today, 7th March. We would be discussing these 5 important articles from the perspective of the prelims. These are intended to help you supplement your preparation through prefit, जिसमें core cover हो जाता है. First article is regarding CBD, Convention on Biological Diversity. इंडिया ने अपना 7th नेशनल रिपोर्ट सबमिट किया CBD को, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर we will be discussing नीति आयोग एंड यूनिसेफ का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इसके डिटेल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेंट ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ये डिक्लेयर किसने किया, ये किसने दिया है. ऑप्शन में यूनिसेफ, नीति आयोग, इनमें से कुछ भी चेंज करके वो आपको पूछ सकता है. थर्ड इज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक ईयरली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, डायलॉग होता है, विच इज नोन एज राइसिना डायलॉग. वो 2026 का स्टार्ट हुआ है, तो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट. फिर एक मेजर रीशफल हुआ है गवर्नर्स का, उस बैकग्राउंड में वी विल डिस्कस अपॉइंटमेंट्स ऑफ द गवर्नर्स. एंड देन इजराइल, यूएस एंड ईरान का जो वॉर चल रहा है गल्फ रीजन में, वहां पे CIA का एक रिपोर्ट सामने आया कि कुर्द जो है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा एज द ग्राउंड बुक सपोर्ट की तरह. दे विल बी वर्किंग एज अ ग्राउंड फोर्सेस. ये न्यूज है, ये एक्चुअल में होगा नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी विल डिस्कस दीज 5 आर्टिकल्स. बिफोर वी स्टार्ट, ये फाउंडेशन बैच है. It is meant for those who wish to cover from zero to hero journey. अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है और आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, बिकॉज इसमें जो टाइम स्लॉट्स हैं वो आपके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं. आउट ऑफ दीज 4 यू कैन चूज एनी. ये आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. और ये जो है ये जैन का जो बैच था वो 27 जैन को स्टार्ट हुआ, मार्च का अब स्टार्ट होगा. उसके डिटेल्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन. दिस इज रिगार्डिंग प्रीफिट इकोसिस्टम. ये एक इकोसिस्टम डिजाइन एंड डेवलप किया है जिसमें 15,000 प्लस MCQs है. इसके 2 कंपोनेंट है, एक फ्री है और एक पेड है. जो फ्री कंपोनेंट है उसमें 3,000 प्लस MCQs को यूट्यूब लाइव पर डिस्कस करते हैं. सारे MCQs को डिटेल में एनालाइज किया जाता है, एक्सप्लेनेशन को डिटेल में समझाया जाता है. जो पेड पार्ट है दैट इज 120 प्लस टेस्ट, इजी, मीडियम, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. इसे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. 30 इजी है, 30 मॉडरेट है एंड 30 डिफिकल्ट टेस्ट है. एंड रिमेनिंग 30 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 10 टेस्ट एंड CSET के 10 टेस्ट है. इसका प्राइस अब 7,999 है. और अगर आप किसी भी तरीके से CSAP से एसोसिएटेड रहे हो यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर डिस्काउंट बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. जो अब CNA का डिस्कशन हो रहा है या जो प्रीफिट के MCQs होता है यू कैन एक्सेस दोस, यू कैन डिस्कस और रीड और रिवाइज from the application. For that you'll have to scan the QR code and download it. Let's get started. We would be starting with Convention on Biological Diversity, जिसका इंडिया ने नेशनल रिपोर्ट जो है 7th नेशनल रिपोर्ट वो सबमिट किया. ये क्या है? NR7 जो है मतलब नेशनल रिपोर्ट 7 जो है इट्स अ पीरियोडिक रिपोर्ट which is submitted by the member countries under the CBD, Convention on Biological Diversity. It actually evaluates the national progress towards the 23 global biodiversity targets for 2030 set under Kunming-Montreal Protocol. ये Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework जो था वो 2022 में आया था, जिसमें 2030 तक 20 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को अचीव करना है. इसमें जो इंडिया का रिपोर्ट सबमिट हुआ इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड द NBA, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी.
जब ये असेसमेंट किया गया, ये रिपोर्ट जो फॉर्मुलेट किया गया, तो दे यूज्ड 142 नेशनल बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स in order to track the ecosystem health, conservation efforts and policy implementation. इस रिपोर्ट में जो की अचीवमेंट हाईलाइट की गई उनके ऊपर एक बार नजर मार देते हैं. फर्स्ट इज पॉलिसी अलाइनमेंट. इंडिया updated its NBS strategy, National Biodiversity Strategy and Action Plan, in order to align with the global biodiversity framework targets for 2030. Then the key achievement is NBT 1, that is Land Use Planning 1. Forest and tree cover jo it has reached now by 25% of India's geographical area, and it is indicating progress towards the sustainable land use management. 33% का target है. Ecosystem restoration, that is NBT 2, National Biodiversity Target 2. 24.1 million hectares of land जो है इसको restore कर दिया गया, and roughly 26 million hectares जो है वो बॉर्न कन्वेंशन का चैलेंज है, बॉर्न चैलेंज कमिटमेंट है इंडिया की तरफ से. वी हैव रिकवर्ड फ्यू फ्लैगशिप स्पीशीज. अब टाइगर का पॉपुलेशन रफली 3170 के आसपास चला गया. जो एशियाटिक लायन है उसका उनके पॉपुलेशन में भी ग्रोथ हुआ है, एंड जो वन हॉर्न राइनोसोरस है उनका नंबर स्टेबल हो गया, मतलब रिड्यूस नहीं हुआ है. Another important achievement is 81.5 million tons का forest carbon stock increase हुआ है, contributing towards climate change mitigation. जो wetland inventory है, national wetland inventory है, वो complete हो चुकी है, and it has improved the management of Ramsar sites and local wetlands throughout the country. 7 जो की पॉइंट हाईलाइट किया गया, दैट इज ऑफ डिजिटल गवर्नेंस. जो परिवेश 2.0 है उसको लॉन्च किया गया, विच हैज इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस विथ बायोडाइवर्सिटी डेटा टू हेल्प इंप्रूव डिसीजन मेकिंग. ये सब तो ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई किया गया. देयर आर फ्यू मेजर चैलेंजेस. फर्स्ट वन इज लैंड डिग्रेडेशन कंटिन्यू ही है. लगभग 30% जो इंडिया का लैंड है इट रिमेन्स दी डिग्रेडेड वन. राजस्थान और गुजरात में एग्जाम्पल के लिए डेजर्टिफिकेशन रिस्क अभी भी बहुत हाई है. नॉन फ्लैगशिप स्पीशीज जो होते हैं उनका डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है. वी लैक द रिलायबल डेटा ऑन नॉन फ्लैगशिप स्पीशीज लाइक इंसेक्ट, फंजाई, एम्फीबियंस हुआ या छोटे जो मैमल्स हैं उनके तरह. वही है बिकॉज ऑफ विच ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे स्पीशी को लिमिटेड मॉनिटरिंग के वजह से, डेटा डेफिशिएंसी के वजह से बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है. थर्ड चैलेंज इज जो प्रोटेक्टेड एरिया कवरेज है वो बहुत लिमिटेड है. जो एक्चुअल प्रोटेक्टेड एरिया है दैट कवर्स ओनली 5% ऑफ लैंड, फार फ्रॉम द 30x30 ग्लोबल कन्वेंशन टारगेट्स, मीनिंग 2030 तक 30% ऑफ द लैंड शुड बी प्रोटेक्टेड एरिया. ये टारगेट से हम बहुत दूर है, मीलों दूर है. Fourth, जो major challenge we are facing that has been mentioned in report 7th report of CBD, excuse me, that is invasive species and pollution. हमारे पास national monitoring के standardized तरीके absent है, especially invasive species को अगर आपको देखना है. Example जो लैंटाना कैमरा है, it has invaded forest like Bandipur forest. Then major challenge climate change impact का है. जो extreme events है, forest fire का लगना, floods का होना, these have actually threatened whatever we had restored ecosystem. Example, ओडिशा और उत्तराखंड में forest में जो recently जो fire लगे, they have actually eliminated or rather impacted whatever restoration was done. उन्होंने उस पूरे advance को रिट्रीट कर दिया. पहला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. द नेशनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय इंडिया टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी primarily aims to do what? A. Evaluate compliance with Kyoto Protocol. Assess progress towards global biodiversity target. Answer is B. ना कुनमिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है
उसके जो कमिटमेंट है 2030 तक जो रीच करना है, 23 टारगेट्स है अलग अलग, उन वहां पे कंट्रीज कैसे कितना प्रोग्रेस किया वो एसेस करता है ये रिपोर्ट। सेकंड एमसीक्यू इज द कन्मिंग मॉन्ट्रियल biodiversity framework primarily aims to A. achieve net zero emissions by 2030, protect 30% of the global land and sea by 2030, eliminate all invasive species globally, and replace the Ramsar Convention. The coming Montreal Global Biodiversity Framework, it aims to protect 30% of global land and sea by 2030. Second article देखते हैं, नीति आयोग and UNICEF statement of intent on nutrition and health. ये आर्टिकल थोड़ा इंफॉर्मेटिव इन नेचर है, मीनिंग स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे, ये किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, उसके प्रोबेबल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। एमसीक्यूज आपका फैक्चुअल इस पर बनेगा एक्चुअल एग्जाम में। द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इज ए कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क जो नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया, नॉट यूनिसेफ वर्ल्ड, यूनिसेफ इंडिया ने साइन किया है। पर्पज इसका है जो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स है इंडिया के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है या एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है उनको और स्ट्रेंथन करना। ये सिस्टम लेवल इंप्रूवमेंट्स के ऊपर फोकस करता है, स्पेशली जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है उन पर, एंड ये स्पेशली टारगेट करता है जो एरियाज अंडर सर्व्ड है, जहां पर ध्यान नहीं दिया गया अभी तक, उनको ये टारगेट करता है। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है कि मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना, माल नरिशमेंट हुआ, माल न्यूट्रिशन हुआ, स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, इनको टारगेट करना। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसको और स्ट्रेंथन करना, जैसे कि पोषण अभियान हुआ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हुआ, नेशनल हेल्थ मिशन हुआ, इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो एस्पिरेशनल रीजन्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो है अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उनको टारगेट करना। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो एरियाज है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स वो एरियाज है जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है वो अभी भी आजादी के 80-70 साल बाद भी वीक है। इस इनिशिएटिव के की फीचर समझते हैं। फर्स्ट, I4N मतलब इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन के थ्रू जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स है उनको मोबिलाइज करना। यूनिसेफ का ये इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन एक प्लेटफॉर्म है, थ्रू दैट दे वांट टू मोबिलाइज CSR फंड्स फ्रॉम कंपनीज टू सपोर्ट द इनिशिएटिव ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड की फीचर इसका है जो आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनको स्ट्रेंथन करना, जो फैसिलिटीज एंड सर्विस डिलीवरी है अंडर ICDS सिस्टम उसको इंप्रूव करना, उसको स्ट्रेंथन करना। ये शुरुआती नींव रखता है, फाउंडेशन रखता है बच्चों का फ्यूचर डेवलपमेंट का। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जैसे कि आशा वर्कर हुए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हुए, हेल्थ स्टाफ हुआ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करता है, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना। न्यूट्रिशन एंड एंगेजमेंट लिटरेसी मतलब बेसिकली कम्युनिटी एंगेजमेंट और न्यूट्रिशन के लिटरेसी को प्रमोट करना। अवेयरनेस कैंपेन हुआ विथ फैमिलीज टू यूटिलाइज न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, एंड जो मैटरनल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, डिफरेंट प्रोग्राम्स है। द फिफ्थ वन इज शेयरिंग ऑफ द नॉलेज एंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहां पे सक्सेसफुल मॉडल को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको स्केल किया जाए so that other people can learn। इस इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस ये है कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर एम्फेसिस करता है। जैसे ही आप न्यूट्रिशन को इंप्रूव करते हो उससे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेटर होता है। ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको भी ये कम करता है। जब आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फोकस करते हो तो ये ब्रिज बनाता है डिफरेंट रीजन्स के बीच में जो गैप्स है उसके बीच में ये कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करता है बाय रिड्यूसिंग द डिस्पैरिटीज। थर्ड, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर एम्फेसिस करता है। CSR फंडिंग को इम्पैक्ट
फॉर न्यूट्रिशन, इसके थ्रू CSR फंडिंग को लेवरेज करता है। और गवर्नेंस जो है वो कंप्लीटली डेटा ड्रिवन है। इनडायरेक्टली एसडीजी, डायरेक्टली भी एसडीजी गोल्स को ये सपोर्ट करता है। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म जो है मेंशन्ड इन न्यूज प्राइमरीली एम्स टू डू व्हाट? फॉर ए, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टू चिल्ड्रन डायरेक्टली, नो। बी, मोबिलाइज CSR इन्वेस्टमेंट फॉर न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स, यस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड्स है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, उनको मोबिलाइज करता है ये प्लेटफॉर्म। सेकंड एमसीक्यू, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग के प्राइमरी फोकसेस ऑन promoting industrial corridors in backward regions, no. Improving development indicators through data driven governance, expanding smart cities in rural region, D, providing universal basic income in rural areas. The answer is B. Its purpose is improving development indicators through data driven governance. Next article is regarding Raisina Dialogue 2026. राइसेना डायलॉग क्या है? ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेशनल डिफेंस से रिलेटेड एक डायलॉग है जो ईयरली होता है। इट इज ए मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है जहां पर ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के ऊपर, या जो ग्लोबल चैलेंजेस है इमर्जिंग, उनके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। यहाँ पे अलग अलग देशों के हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, मिलिट्री के चीफ्स आते हैं, अलग अलग थिंक टैंक्स के एकेडमिक्स आते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री हो, वो आते हैं एंड दे पार्टिसिपेट इन दैट डिस्कशन। इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2016। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF एक थिंक टैंक है न्यू दिल्ली बेस्ड। इट इज होस्टेड बाय ORF एंड MEA, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये न्यू दिल्ली में होता है। जो ओरिजिन है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइसिना हिल्स वेयर की इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड। फर्स्ट एडिशन 2016 में जो हुआ था, इसका थीम था एशिया, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, ग्रोथ एज अ स्ट्रेटेजिक फोरम। ओवर द इयर्स इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस इन द वर्ल्ड। मतलब ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, शैंग्रीला डायलॉग इस लेवल पे अब जा चुका है। म्यूनिक जर्मनी में होता है, शैंग्रीला जो है वो सिंगापुर में होता है। इट इज वर्किंग एज स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी टूल। व्हाई? क्योंकि इट इज प्रोजेक्टिंग इंडियाज रोल एज कन्वीनिंग पावर इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। ये साल जो है वो 11th एडिशन है, 5th to 7th मार्च में हो रहा है न्यू दिल्ली में। इट इज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कीनोट एड्रेस जो दिया था अलेक्जेंडर स्टब, जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट है, ही गिव द कीनोट एड्रेस। लगभग 2700 पार्टिसिपेंट फ्रॉम डिफरेंट 110 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। इस साल का थीम जो है वो है संस्कार, मीनिंग असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ये थीम जो है ये रिफ्लेक्ट करता है नेशनल इंटरेस्ट को असर्ट करना, ग्लोबल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना एंड कोऑपरेटिव ग्लोबल गवर्नेंस में एडवांसमेंट लाना, आगे बढ़ना। इस साल के जो 6 पिलर्स है, इस साल के राइसिना डायलॉग में 6 पिलर्स है टोटल। पहला है कंटेस्टेड फ्रंटियर्स, दूसरा है जो कॉमन्स है उनको रिपेयर करना, दैट इज कोऑपरेशन फॉर मैनेजिंग ग्लोबल कॉमन्स सच एज ओशंस है, स्पेस है, साइबर स्पेस है, ये ग्लोबल कॉमन्स है। थर्ड जो है इट इज नेम्ड एज व्हाइट व्हेल। It assesses the progress towards UN Agenda 2030 and SDGs. The fourth pillar is the 11th hour, जिसमें अर्जेंसी की जरूरत है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ, कॉन्फ्लिक्ट है, ग्लोबल एक्शन की अर्जेंसी जहां जहां है उन एरियाज को 11th आवर में कवर किया गया। फिफ्थ इज अबाउट फ्यूचर, नेम इज टुमारोलैंड। इट विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, it will talk about artificial intelligence and also about digital transformation. The sixth one relates to the economics and it will deal with the trade in times of tariff, resilience and reforms in global trade amid protectionism.
हाई लेवल पार्टिसिपेशन होता है, मिनिस्टर, पार्लियामेंट्रियन, मिलिट्री कमांडर्स, इंडस्ट्रियल लीडर्स, स्कॉलर्स सब आते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कशन फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब पैनल डिस्कशन होता है, क्लोज डोर स्ट्रेटेजिक सेशंस होते हैं, मल्टीलैटरल डायलॉग्स होते हैं और इसके थ्रू ग्लोबल आउटरीच अरेंज किया जाता है। प्रोसीडिंग्स जो होती है वो सारी थ्रू आउट द डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्ट की जाती है। यहाँ पर पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एक्सचेंज होता है। फॉर इंडिया इट इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट एनहांसेस इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। मेजर वॉइस इन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स की तरह इंडिया को प्रोजेक्ट करता है, पोजीशन करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज रेपुटेशन एज अ थॉट लीडर। मतलब ये ऐसा है कि जहां सवाल बड़े होते हैं वहां इंडियंस खड़े होते हैं, इस तरीके से प्रोजेक्ट हम लोगों ने कर दिया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। इमर्जिंग इश्यूज के ऊपर पॉलिसी डायलॉग होता है। टुमारोलैंड आपने देखा होगा, वो थीम इसी के ऊपर बेस्ड है। To conclude, it has emerged as one of the most significant global strategic forums. By convening leaders, policymakers, and experts from across the world, it has reinforced India's role as an important platform for international dialogue, strategic thinking, and cooperative global governance. First MCQ. This dialogue is organized annually by Niti Aayog and the United Nations. No. Ministry of External Affairs and ORF. Yes. Answer is B. It is organized by MEA and ORF. Second MCQ. This dialogue is primarily focused on discussions which are related to. Straight answer is B. Geopolitics, geoeconomics, and strategic affairs. Next article is regarding appointment of the governors. ये बार बार न्यूज में आते रहता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने लगभग मतलब बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नर्स को ट्रांसफर किया, रीशफल किया। तो उस कंटेक्स्ट में, उस बैकग्राउंड में वी वुड ट्राई एंड रिवाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इन दिस आर्टिकल। गवर्नर, ऑल ऑफ अस आर अवेयर, इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स में। टेक्निकली देखा जाए तो वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, बट रियल एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब डी फैक्टो रूलर जो होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ही के पास होता है। सो बेसिकली गवर्नर का जो फंक्शन है वो लार्जली इज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट सर्टेन डिस्क्रिशनरी सिचुएशन। क्विकली रिवाइज कर लेंगे। आर्टिकल 153 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट आर्ग्यूज कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना जरूरी है। और 1956 का जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसने अलाउ किया कि एक ही पर्सन 2 स्टेट या उससे ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। आइडियली एक ही रखा जाता है, बट अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है, कुछ अलग स्पेशल सिचुएशन है, तो उसमें 2 स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है। 154 आर्टिकल ये कहता है कि स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के हाथ में रखा जाएगा। 155 प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर की अपॉइंटमेंट होगी। और 156 कहता है कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो इट डिपेंड्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नॉर्मल टर्म 5 years है, लेकिन प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंडेंट है, इनका कोई सिक्योर्ड टेन्योर नहीं होता है। 57-58 आर्टिकल उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है, जैसे कि मिनिमम एज हुआ, सिटीजनशिप हुआ, कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे कि ही कैनॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ही कैनॉट बी एग्जिस्टिंग मेंबर और कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर, जस्ट क्विक रिवीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये नॉमिनेटेड होता है और जो फॉर्मल अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये कोई इलेक्टेड ऑफिस नहीं है, इट इज नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इट इज द ऑफिस बाय अपॉइंटमेंट। और जो कन्वेंशन फॉलो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट फॉलो की जाते हैं, वो ये है कि जो गवर्नर है किसी भी स्टेट का, ही इज यूजुअली एन आउटसाइडर टू दैट स्टेट, एंड जिस स्टेट में उनको भेजा जा रहा है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ उनको एक बार कंसल्ट किया जाता है, सो दैट कोई फ्रिक्शन ना हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कन्वेंशन के थ्रू इवॉल्व हुआ है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है गवर्नर के, ही एक्ट्स लाइक अ हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इनके पास अपॉइंटमेंट की पावर होती है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं,
सीएम के एडवाइस पे बाकी के काउंसिल ऑफ मेंबर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल हुआ, चेयरमैन या मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस जो होता है उसको अपॉइंट करता है। बाकी के इमरजेंसी रिकमेंडेशन के भी कुछ फंक्शन है गवर्नर के, लाइक ही कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। फिर लेजिस्लेटिव फंक्शन है, समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ लेजिस्लेचर। फिर ये जॉइंट एड्रेस भी देता है लेजिस्लेचर में। देन द पावर टू गिव असेंट, टू विथहोल्ड और to return the bill or to secure, to reserve the bill for president's consideration is one of the legislative functions of the governor. Just like president's power of ordinance making, governor also has the ordinance making power. Under article 213, the governor can promulgate the ordinance when legislature is not in session and he realizes that situation has arisen in which waiting for summoning or regathering of legislature would consume the time and the situation warrants that such emergency action needs to be taken, then they can go for the ordinance power under article 213. Apart from executive and legislative, it also functions certain judicial functions, जैसे कि आर्टिकल 161 के अंडर इट हैज पार्डनिंग पावर। हाई कोर्ट जजेस जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को, बट प्रेसिडेंट कंसल्ट्स विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन बोथ आर डन बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट और फॉर दैट मैटर चीफ जस्टिस ऑफ that particular state's high court. Governor may act without the advice of the council of ministers in certain circumstances, जिसको हम discretionary powers कहते हैं। Appointment of chief minister, dismissal of ministry या reservation of bills, ये सारे गवर्नर के functions हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। करंटली गवर्नर के ऑफिस के साथ कुछ इश्यूज एसोसिएटेड है जिसकी वजह से ये न्यूज में आया हुआ है। नॉट जस्ट बिकॉज सर्टन गवर्नर्स वर ट्रांसफर्ड और रीशफल्ड, बट ऑल्सो बिकॉज देयर वॉज सम कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑफिस ऑफ गवर्नर विथ द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, especially the states like Tamil Nadu, West Bengal, they often experience the conflict between the centrally appointed governor and डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो इश्यूज है वो कहाँ पे आता है? सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट होता है। रिफॉर्म्स के ऊपर डिबेट हालांकि कई बार चल रही है। सरकारिया कमीशन जब आया था या जब पंची कमीशन आया था, इन दोनों ने भी सजेस्ट किया था कि गवर्नर के रूल्स के ऊपर क्लैरिटी लाना जरूरी है। वी हैव टू रिफॉर्म द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ये पंची कमीशन एंड सरकारिया कमीशन आज से 20-25 कुछ केस में 30 साल पहले ये रिकमेंडेशन आ चुका है, बट स्टिल नन ऑफ दोज वर accepted barring developing that tradition, convention, not constitutionally, constitution में mention नहीं है, but convention develop किया गया 2 step का। First step was to make sure that the governor is not from the state, he has to be outside of the state so that उनके political interest जो है वो local issues के साथ align ना हो। And second is जो chief minister है जिस state में governor को appoint कर रहे हैं उस chief minister के साथ consult करना। ये कंसल्टेशन मैंडेटरी नहीं है, बट इन ऑर्डर टू रिमूव और रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन इलेक्टेड ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अपॉइंटेड ऑफिस ऑफ गवर्नर, इस कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है। सो ये जो कन्वेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये प्रैक्टिस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकारी कमीशन एंड पंची कमीशन के रिकमेंडेशन में ये रिफॉर्म मेंशन किया गया था। तो लीगली इट हैज नॉट बीन रिफॉर्म्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट हैज बीन ब्रॉट इन प्रैक्टिस। फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। Which article of the constitution provides that the government of the state shall be appointed by the president? क्या है इसका आर्टिकल का आंसर आप बताइए? आर्टिकल 153। Second, the power of the governor to promulgate ordinance when the state legislature is not in session is provided under, मतलब ordinance making power article 200, 213, 356 या 161 के अंदर आता है। आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 213। It has under article 213, governor has
power to promulgate ordinance, especially when the legislature is not in house. Let's jump on to the final article. The Kurds. Kurds क्यों न्यूज में है? कुर्द्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी, मैपिंग, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है. इसके डिटेल्स आपको पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत डेवलपिंग इशू है, पेक्युलर इशू है. कुर्द्स बेसिकली एक ट्राइब है जो सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इराक इनके बॉर्डरिंग रीजन में एग्जिस्ट करती है. जब आइसिस अपने चरम सीमा पे था, मतलब वो इस्लामिक स्टेट को एस्टेब्लिश करने का जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो चल रहा था, उसके जब वो पीक पर था, तब उस रीजन में आइसिस को रेजिस्ट करने वाला एक बड़ा फोर्स एस्टेब्लिश हुआ था जो था कुर्द. और उन्होंने आइडिया ये एस्टेब्लिश किया था कि दे विल एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रीजन ऑफ कुर्दिस्तान. ये कुर्द जो ट्राइब है, मैं फिर से पॉलिटिकल मैप पे आपको बता रहा हूँ कि वो कहाँ पर है. वो ईरान के नॉर्थ वेस्ट में है, सीरिया के साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, इराक के नॉर्थ ईस्ट में है और अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है. सो वो 4-5 कंट्रीज का जो कॉर्नरिंग एरिया है, उस 4-5 कंट्रीज के कॉर्नरिंग एरिया में कुर्द रहता है, विच आर ट्राइबल पीपल. अब ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस अपना एक्सपीरियंस जो देख चुका है अफगानिस्तान में, इराक में. प्लीज अंडरस्टैंड द मैप. इराक इज ऑन द राइट हैंड साइड और द वेस्ट ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और द ईस्ट ऑफ ईरान. इन दोनों कंट्रीज में अमेरिका वॉर लड़ चुका है और डिफीट हो रखा है. उनका डिफीट क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने अपने सोल्जर्स को उन जमीन पे उतराया था. वो जो इराक वॉर एंड अफगानिस्तान वॉर है, उसमें यूएस का मेजर क्राइसिस जो हुआ बिकॉज देयर सोल्जर्स वर ऑन ग्राउंड ऑफ इराक एज वेल एज अफगानिस्तान. और इसीलिए वो 10, 12, 15 साल तक वो वॉर चले और यूएस का बहुत नुकसान हुआ. ईरान ने इन दोनों लड़ाइयों को अच्छे से स्टडी किया है एंड ईरान नोस कि एनी सोल्जर ऑन द ग्राउंड ऑफ ईरान विल जस्ट डिरेल द फाइनल रिजल्ट्स और यूएस की और ज्यादा बड़ी हार होगी. प्रॉब्लम ईरान के केस में और अफगानिस्तान इराक के केस में डिफरेंट ये है कि अफगानिस्तान में एंड इराक में बिफोर अटैकिंग द कंट्री सीआईए ने इम्प्लांट कर दिए थे रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस. ईरान में वो नहीं किए, वो कर ही नहीं पाए. सो अगर ईरान में यूएस अपने आर्मी को लैंड पर भेजता है, मतलब फुट सोल्जर्स को भेजता है, टेरिटोरियल सोल्जर को भेजता है, तो यूएस इज गोइंग टू फेस ह्यूमंगस कॉन्सिक्वेंसेस. तो इस लार्जर कंटेक्स्ट में आपको ये समझना है कि कुर्द क्यों इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है सीआईए, जो यूएस का इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका एक पेपर लीक हुआ है वेयर दे हैव मेंशन्ड कि दे आर गोइंग टू आर्म्ड, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड वेपनरी, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द एमिनेशन एंड ट्रेनिंग टू दिस कुर्द. ये कुर्द जो थे, कुर्दिस्तान की जो मांग कर रहे थे, जो आईसिस के खिलाफ लड़े थे, उनको वो आर्म्ड करेंगे एंड दे विल सेंड दिस कुर्द टू फाइट इरानियन सोल्जर्स, रिवॉल्यूशनरी गार्ड को फाइट करने के लिए. ये रिपोर्ट लीक हुआ है. अब इसको एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो वक्त बताएगा. अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि अभी 8:30 बज रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट पहले, मतलब 8:05-10 के आसपास ईरान ने माफी मांग ली है. जो गल्फ कंट्रीज है, जीसीसी कंट्रीज है, उन कंट्रीज से उनसे माफी मांग ली कि उन्होंने गलती कर दी उनके ऊपर अटैक करके. और उन्होंने ये कहा है कि अगर जीसीसी कंट्रीज उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो ईरान विल नॉट अटैक देम. At the same time, it has given a very strong signal to Israel. अब ये जो डायनामिक पिछले 20 मिनट में चेंज हुआ, इसके वजह से ये कुर्द का जो असेसमेंट है, ये कुर्द को ग्राउंड पे लाने का जो पर्पस था यूएस का, वो ही डिफीट हो चुका है. सो पिछले 20 मिनट में इस आर्टिकल का या ये जो सीआई का रिपोर्ट लीक हुआ था, उसका पर्पस डिफीट हो गया. जैसे ये आर्टिकल लीक हुआ, उसका पोटेंशियल स्ट्रेंथ हटाने के लिए ईरान ने जीसीसी से माफी मांग ली और उनको वार्न कर दिया कि वी विल रिटेलिएट बट वी विल नॉट अटैक फर्स्ट. तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये 2 चीजें याद रखनी, कुर्दिस्तान कहां पे है और कुर्द क्यों इंटरेस्टेड है इस रीजन में. पहले तो उतना ही देख लेते हैं, बाकी का अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा. कुर्द ये है, ये
Indo-European ethnic group है which are native to the Mesopotamian plains and the mountain regions of West Asia. जो रीजन मैंने आपको बताया तिग्रिस रिवर के आसपास का, वहां पर ये लोकेटेड है. अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 करोड़ का ये पॉपुलेशन है. ये बेसिकली इनको मतलब रोहिंग्यास के पहले सबसे बड़ा स्टेटलेस एथनिक ग्रुप माना जाता था वर्ल्ड का. मेजोरिटी ऑफ देम आर सुन्नी मुस्लिम. इनको आर्म करने के पीछे की वजह ये भी है कि ईरान शिया डोमिनेटेड है, शिया क्लर्गी है, तो दे वांट टू फाइट शिया मुस्लिम्स. ये जो ट्रीटी ऑफ सर्व्स है, ट्रीटी ऑफ लॉसन्स है, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेता है. ट्रीटी ऑफ सर्व्स जो था 1920 का, उस टाइम पे मतलब आज से 105 इयर्स अगो इस ट्रीटी ऑफ सर्व्स में कुर्दी स्टेट, इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान का क्रिएशन प्रपोज किया गया था. एंड ट्रीटी ऑफ लॉसन जो है 1923 की 3 साल बाद था, उसने कुर्दिश टेरिटरीज को टर्की, इराक, सीरिया एंड ईरान, ये 4 देशों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मतलब मिल बांट के खा गए ये 4 लोग, टर्की, इराक, ईरान एंड सीरिया. लिविंग कुर्ड्स विदाउट एनी सोवरेन होमलैंड, मतलब ये कुर्द जो है ये चारों कंट्रीज में बांट चुके हैं. टर्की, ईरान, इराक, सीरिया. दे हैव, अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसमें दे हैव अ वेरी स्ट्रैटेजिक रोल टू प्ले इन वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स, क्योंकि वो टर्की जिसके ऊपर ईरान अटैक कर रहा है, सीरिया जिसको अभी के लिए छोड़ा हुआ है, इराक, इन सब में सिक्योरिटी डोमेन में काफी इंफ्लुएंस रखता है. एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी जो है उसमें इनका क्रिटिकल रोल है. फर्स्ट एमसीक्यू, the Kurdish homeland commonly referred as Kurdistan is spread across which of the following countries? Turkey, yes. Iran, yes. Iraq, yes. Syria, yes. So answer would be C, 1, 2, 3 and 4. Which treaty initially proposed the creation of independent Kurdish state after World War I? It is Treaty of Sevres, 1920. These are one-stop solution of CSAP smart books. ये अब SMS script में भी available है. There are hundreds of students who have benefited from this. You can also order your set of books by contacting on the number mentioned on your screen. Thank you so much for joining in. See you again. Thank you.